आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों में हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के ही प्रीवियस ईयर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न 2023 से 2016 को 16 तक के एक वीडियो में मैंने कराया है और सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को एक वीडियो में और सभी लघुत्तरी प्रश्नों को एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सभी विषय का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर के राजन सीरीज का भी सभी बहुविकल्पी प्रश्न एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में, और सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों का एक सिंगल वीडियो में मैंने कराया हुआ है। तो उसका भी लिंक सभी विषय का अलग अलग दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। तो आइए आज से क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए है 1972 में, बी है 1976 में, सी है 1980 में और डी है 1978 में। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है 1976 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या तीसरा है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र, बी है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, सी है गिरीश चंद्र मुर्मू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इस समय जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2025 में, इस समय जो वर्तमान के सीएजी भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगर जो वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप उस समय अपने समय में ये सर्च कर लीजिएगा कि भारत के वर्तमान जो सीएजी है कौन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा। तो इसका ऑप्शन ए है जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, बी है बीआर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, सी है सीतारमैया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, जेएल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 5 है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। ऑप्शन ए है 15वीं सदी में, बी है 12वीं, सी है 11वीं और डी है 13वीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 12वीं। प्रश्न संख्या 6 है, इसके बाद सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। ऑप्शन ए है सीडेराइट को, बी है लिमोनाइट, सी है मैग्नेटाइट और डी है हेसेटाइट। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, मैग्नेटाइट। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल है। ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है तानसेन, सी है रैदास और डी है फैजी। तो 7वें का ऑप्शन सी सही आंसर है, रैदास। प्रश्न संख्या 8 है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। ऑप्शन ए है कैकूबाद, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है बलबन और डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जौहर प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन ए है राजपूत काल, बी है सल्तनत काल, सी है मौर्य काल और डी है मुगल काल। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, राजपूत काल। एक मूवी आई थी ना बाजीराव मस्तानी, उसमें जौहर प्रथा दिखाया गया है। जौहर प्रथा में महिलाएं जो हैं वो आग में चली जाती हैं अपने आप को, और जो कोई उन पे हमला करता है या फिर तो वो उसके हाथ न आकर अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं, यानी अपने आप को जला देती हैं आग में। तो उसी को जौहर प्रथा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, मुद्रा का नियमन कौन करता है। ऑप्शन ए है सेबी, बी है आरबीआई, सी है ईडी और डी है इरडा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और ये सभी बैंकों को नियंत्रित भी करता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद और डी है जौनपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, लखनऊ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 42, बी है 20, सी है 25 और डी है 30। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 30। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। ऑप्शन ए है ह्वेनसांग, बी है मार्को पोलो, सी है इब्न बतूता और डी है मेगस्थनीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ह्वेनसांग। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए है चेरापूंजी, बी है मौसिनराम और सी है मेघालय, डी है केरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मौसिनराम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगाता है। इसका ऑप्शन जो डी है यही सही आंसर है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न भी 1-1 नंबर के होते हैं।
तो इसका पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न संख्या 17 है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम निम्नलिखित है। पहला है श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, और दूसरा है घटोत्कच, यानी श्रीगुप्त के साथ साथ उसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी जो गुप्त वंश के ये भी शासक थे और ये महाराज की उपाधि गुप्त वंश के साथ साथ घटोत्कच ने भी धारण की। इसके बाद है तीसरा, यहाँ पे तीसरा भी तीन दिया है यहाँ पे, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर है, चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें यानी इग्निशियस रॉक, दूसरा है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। अब आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, अभ्रक और क्वार्ट्ज। क्योंकि यहाँ पे पूछा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 1-1 नंबर का, इसमें ज़्यादा आप सामाजिक अध्ययन में काफ़ी लेंथी पेपर होता है, 40 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करने रहते हैं। तो आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जितना पूछेगा उतना ही लिखिएगा, नहीं तो अगर आप एक्स्ट्रा इसमें समय देंगे तो आपका छूटने लगेगा। वैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए, आपको तो पता ही होगा। यहाँ पे पूछा है बस चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप तीनों के प्रकार लिख देंगे, और बढ़िया रहेगा कि उसमें 1-2 एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिएगा, तो आपको वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ेगा और आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो ये है आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल हो जाएगा बेसाल्ट, ग्रेनाइट, अभ्रक और क्वार्ट्ज। दूसरा अवसादी चट्टान, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेंधा नमक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और रूपांतरित चट्टान संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और स्लेट। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो वास्तव में पृथ्वी का आकार चपटा अंडाकार है, यानी थोड़ा सा मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा जो ध्रुवों के पास है वो थोड़ा चपटा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है आग्नेय चट्टान का, पहला जो चट्टान दिया था बेसाल्ट चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21 है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर लिखेंगे मूल कर्तव्यों से मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। सभी 11 मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4 में सूचीबद्ध है। इतना अगर जो आप बस इतना भी लिखते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। बाकी आप ये अलग तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 51A में, और भाग भी पूछ सकता है तो भाग 4 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर दिया है चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बादामी यानी वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्रश्न संख्या 23 है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत भूमि पर दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, सूर्य ग्रहण क्या है? इसका आंसर लिखेंगे सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होता है। अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण का देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि किसे कहते हैं। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में ये जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगाते लगाते जब ये सूरज के सीध में आता है यानी बीच में, तो जो सूरज से प्रकाश आ रहा होता है ये ढक लेता है और इसकी परछाई जो पृथ्वी पर पड़ती है, और जितना देर ये पार करने में लगाता है उतना ही देर बस ढका रहता है प्रकाश को, तो उतना ही देर सूर्य ग्रहण रहता है। जब ये आगे चला जाता है चंद्रमा तो फिर से पूरी प्रकाश आने लगती है पृथ्वी पे, तो वो सूर्य ग्रहण जो होता है समय उसका खत्म हो गया रहता है, तो इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप इसको फिगर से भी के माध्यम से अगर पूछता है तो दिखा सकते हैं। आप ऐसे ही नॉर्मली फिगर बना लीजिए, या यहाँ पे पृथ्वी लिख दीजिएगा और यहाँ चंद्रमा छोटा और उसके बाद सूर्य थोड़ा बड़ा, और इसे दिखा दीजिएगा कि प्रकाश आ रहा है, ये ढका हुआ है, नीचे लिख सकते हैं सूर्य ग्रहण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है।
भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है, जिसमें पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18। इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा इसके बारे में यहीं तक आप बता सकते हैं, यहीं तक जो ऊपर है ना, नीचे ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आप लिख देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर जो ये लघु उत्तरी में पूछता है तब आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा। और बाकी ये सी-टेट और यूपी टेट, सुपर टेट और बिहार जो टीआरई हो रहा है इस समय, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। प्रश्न इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, जो पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में है। और छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बताया गया है उसको। इसमें नीचे दिया है मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था, पहले शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक कर दिया है। तो जो अनुच्छेद 21 में वर्णित था संविधान में संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल और वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना शामिल है। मृदा अपरदन सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है, यानी जो भूमि का ऊपरी जो परत होता है उसको हवा के द्वारा से, बाढ़ के माध्यम से या पानी से, किसी भी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चला जाता है वो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं, यानी मृदा के क्षय को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा सलाहकार भी थे। अगर जो इतना आपको नहीं याद होता है तो बस आप याद कर लीजिए, चाणक्य लिख देंगे, अर्थशास्त्र के रचनाकार या फिर जो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर है भारत अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या फिर आप लिख सकते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एक कैसे इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये पृथ्वी है और जो ऊपर दिशा होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ, और इसके राइट साइड में होता है ईस्ट यानी पूरब, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है यानी पश्चिम। जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो ये रेखाएं खींची जाती हैं इसको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर जो पृथ्वी को दो बराबर में भाग में बांटे तो बीच में विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस रूप में देखा जाए तो यहाँ पे जो है भारत स्थित है, यहाँ पे। ठीक है, मैं फिगर तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भारत का, तो ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अगर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं ये देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अगर जो इसको पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटे बीच से, तो ये पूरब वाला भाग हो जाएगा ये वाला, और इधर ये पश्चिम वाला। तो इस हिसाब से देखें तो ये पूर्वी भाग में आ रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षांशीय रूप से उत्तरी में और देशांतरी रूप से पूरब में। और ऐसे आप इसको सम्मिलित रूप में देखिए, यहाँ पे इसमें ये पड़ रहा है, यानी ये उत्तरी पूर्वी, ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, इसके बीच में इस सीध में पड़ रहा है ये। तो इसको आप उत्तरी पूर्व लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है भारत चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर दिया है जलवायु एक बड़े क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। यानी किसी भी स्थान का एक साल में जो मौसम का पैटर्न होता है वो अगले साल फिर रिपीट करता है, और यानी उसके जो मौसम के पैटर्न को ही जलवायु कहते हैं। जैसे कि समय निश्चित है ना, उत्तर भारत में जैसे नवंबर से लेके और फरवरी तक सर्दी पड़ती है, और बरसात का मौसम होता है जून से लेके अक्टूबर तक। तो इस तरह से अगर जो हर साल वो इसी समय में ठंडी और बरसात गर्मी पड़ रहा है अपने अपने समय में, तो एक लंबे समय अवधि को जब देखा जाएगा यही रिपीटिशन, तो उसी को वहाँ का जलवायु कहा जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या
31, जो कि लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो इसका पहला प्रश्न है, अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है अच्छे नागरिकों के गुण। पहला है सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना। दूसरा है सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सहभागिता प्रदर्शित करना। तीसरा है संविधान का आदर करना तथा सच्चाई व ईमानदारी से रहना। यानी एक अच्छा इंसान कौन हो सकता है, उसका गुण बताना है, उसमें क्या क्या विशेषताएं रहनी चाहिए। चौथा है दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का गुण प्रदर्शित करना। पांचवा है मेहनती और वफादार होना। छठवां है अपने जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना। सातवां है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करना। और आठवां है पर्यावरणीय जागरूकता तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और नौवां है सामाजिक साक्षरता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश करना। तो ये सब हो जाएंगे एक अच्छे नागरिक के गुण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, वनों से होने वाले लाभ बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे वनों से विभिन्न लाभ है। पहला है वन वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो मानवों तथा अन्य प्राणियों के जीवन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है वनों द्वारा पृथ्वी के तापमान का नियमन व ग्लोबल वार्मिंग के कम करने में सहायता प्राप्त होती है। और तीसरा है वन ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषकों को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। और चौथा है वन जल प्रवाह को रोकते हैं तथा पृथ्वी के जल के अवशोषण में सहायता करते हैं तथा बाढ़ के दौरान मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। और पांचवा है मनुष्यों को जीविका का साधन प्रदान करते हैं वन, जैसे कि वनों से विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं, अनेक प्रकार की औषधियां बनती हैं आदि प्राप्त होती हैं। तो ये सब वनों से लाभ हो जाएंगे मनुष्य को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था है जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर होता है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और यहाँ पे है नीचे से दिया लिखा है इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव। पहला है निवेशकर्ताओं पर, दूसरा है निश्चित आय वर्ग वालों पर, और तीसरा है ऋण एवं ऋणदाता पर, चौथा है बचत पर, पांचवा है कृषकों पर, छठवां है भुगतान संतुलन पर, और सातवां है करों पर, आठवां है उत्पादकों पर। साधारण शब्दों में इस जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति होता है उसको समझ सकते हैं कि जब भी जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको हम लोग। जैसे जब सर्दी का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा मांग बढ़ता है स्वेटर का और गर्म कपड़ों का, और जो भी गर्म कपड़े होते हैं वो महंगे हो जाते हैं क्योंकि उस समय मांग ज़्यादा रहता है। और उसके बाद से जब जैसे सर्दी ख़त्म होने लगता है तो जो गर्मी जो गर्म कपड़े होते हैं वो सस्ते होने लगते हैं। और गर्मी में अगर जो आप ऑनलाइन या फिर कहीं से भी और जो गर्म कपड़े खरीदते हैं तो उस समय उसका मांग नहीं रहता है, वो सस्ते मिलते हैं। तो जो ये मांग के हिसाब से वो जो वस्तुओं का मूल्य तय होता है, तो ये परिवर्तन जो दिखा रहा है सर्दी में वो महंगे और गर्मी में सस्ते हो जाते हैं। तो इसी को इन्फ्लेशन, उसके जो दामों में जो परिवर्तन होता है तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सब्जी है, जब हरे सब्जियों का जो मौसम आता है, जब खेतों में चारों तरफ हरी सब्जियां निकल रही होती हैं, उस समय हरी सब्जियां थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। उसके बाद जब उनका मौसम चला जाता है, कहीं कहीं बहुत कम बचे रहते हैं, तो अचानक से हरी सब्जियों का जो रेट है बहुत हाई हो जाता है। या फिर शुरू में जब नई सब्जियां आती हैं तो उनका रेट बहुत हाई रहता है। तो ये जो परिवर्तन है ना मांग के अनुसार, उस समय मांग ज़्यादा रहता है, आपूर्ति कम रहता है चीज़ों का, तो उस समय उसका मूल्य अधिक होता है। जब आपूर्ति ज़्यादा रहता है, पूर्ति यानी ज़्यादा रहता है और मांग कम रहता है, उस समय वो वस्तुओं का मूल्य होता है वो कम हो जाता है। तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जो उसके दामों में, उसके मूल्य में जो परिवर्तन होता है ना, इसी को परिवर्तन को इन्फ्लेशन कहते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है उदारीकरण। मूलतः इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उदारीकरण का प्रभाव कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से बाजार का विस्तार हुआ, उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हुई। इसी में आगे है
उदारीकरण से उद्योगों की स्थिति भी सुधरी, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीकी प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, अपर्दन को परिभाषित कीजिए। तो ऊपर प्रश्न आया था ना, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, यानी अपर्दन का जो मृदा का क्षय मृदा अपर्दन कहलाता था। तो यहाँ अपर्दन क्या है, तो अपर्दन किसी भी चीज़ का क्षय अपर्दन कहलाएगा। जैसे ये मिट्टी हो सकता है, चट्टानों में हो सकता है, खनिजों का हो सकता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है अपर्दन वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी अपर्दन वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, चट्टानों या खनिजों का अपघटन और हटना शामिल है। यह प्रक्रिया वायु, जल और हिम द्वारा होती है, जिससे पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों का क्षरण होता है। इसमें वर्षा, नदियाँ, बर्फ और हवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मिट्टी और चट्टानों के कणों को धीरे धीरे कटाव द्वारा अपने साथ बहा ले जाते हैं। अपर्दन न केवल भू आकृतियों को बदलता है, बल्कि मृदा क्षरण और भूमि की उर्वरता में कमी का कारण भी बन सकता है, जिससे पर्यावरण और कृषि दोनों प्रभावित होते हैं। जब मिट्टी का ऊपरी परत बह जाएगा और अधिकांश जो ह्यूमस होते हैं और जो उपजाऊ मिट्टी होती है, मिट्टी की ऊपरी परत ही होती है। तो जब वो ऊपरी परत बह जाएगा तो वो उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए, जिनका उद्देश्य यहाँ की संपत्ति और मंदिरों का अपार दौलत लूटना था। उसके हमलों में सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी का हमला सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उसने विशाल धनराशि लेकर गजनी लौट गया। और नीचे दिया है, यहाँ पे पूछा था प्रश्न में ना, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। तो इसमें आप डिटेल में लिखेंगे, ये तो थोड़ा सा उसके बारे में हो गया। उसके बाद है महमूद गजनवी के कुछ आक्रमण। उसने पहला है राजा जयपाल पर आक्रमण उसने किया था, दूसरा है आनंदपाल पर आक्रमण और तीसरा है सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, यही सबसे प्रसिद्ध है इसका जो आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पे। इसके बाद है महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव। पहला है राजाओं की शक्ति पर आघात, दूसरा है भारतीय सैन्य दुर्बलता का ज्ञान और तीसरा है अतुल संपत्ति का विदेश ले जाना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, संविधान की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं इसकी व्यापकता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लचीलापन है। यह लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुनिश्चित करता है। इसमें आगे दिया है, भारत के संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। इसमें पहला है सबसे विस्तृत लिखित संविधान है भारत का, दूसरा है लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है और तीसरा है कठोर और लचीलेपन का समायोजन, चौथा है एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली, पांचवा है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित, छठवां है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, सातवां है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, आठवां है मौलिक अधिकारों की गारंटी और नौवां है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख, 10वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा। तो ये सब संविधान की विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, बजट क्या है। इसका आंसर है, बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार अपने आगामी वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है। बजट में सरकार यह निर्धारित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च की जाएगी और कौन कौन से स्रोतों से राजस्व प्राप्त होगा। इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला है पूंजीगत बजट और दूसरा है राजस्व बजट। अब पूंजीगत बजट किसे कहते हैं, जो लंबी अवधि की परियोजनाओं और ढांचागत विकास पर केंद्रित होता है, और जो राजस्व बजट होता है जो दैनिक संचालन और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख करें। इसका आंसर है, गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में शामिल है, पहला है हूणों के आक्रमण जिससे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई, दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन जो कुशलता से राज्य नहीं संभाल सके, तीसरा है प्रांतीय शासकों की
स्वायत्तता जिससे केंद्रीकरण में कमी आई। और चौथा है आंतरिक विद्रोह और राजनीति अस्थिरता। पांचवा कारण है आर्थिक संकट जो निरंतर युद्धों और प्रशासनिक खर्चों के कारण हुआ। और छठवां है सैन्य शक्ति में कमी जिसमें बाहरी आक्रमणों का सामना कठिन हो गया। और सातवां है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच असंतोष। इन कारणों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसका आंसर दिया है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में अद्वितीय उन्नति हुई। साम्राज्य के शासकों ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र को प्रोत्साहित किया जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों का योगदान रहा। संस्कृत साहित्य में कालिदास की रचनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी भव्य मूर्तियों और चित्रकला इस युग की कलात्मक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। समृद्ध और राजनीतिक स्थिरता के कारण यह काल सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के शिखर पर था। तो इसलिए गुप्त काल को नीचे आप लिख सकते हैं, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, नहीं तो आप इतना टेलीग्राम जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च भी इतना कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।